तो हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। ये UPPCS का 2018 का पेपर करेंगे। कुछ पार्ट बचा हुआ था उसको कर लेंगे। और ये जो भी PCS का पेपर होता है तो ये एक दूसरे स्टेट में पूछे जाते रहते हैं और उसी स्टेट में रिपीट भी होते रहते हैं, या फिर जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी उपयोगी होते हैं। जनरल में जैसे कि जो अभी बिहार का CGL 4 होने वाला है, या फिर BPSC के थ्रू जो TRE 4 मतलब कि जो शिक्षक भर्ती, या फिर अन्य स्टेट में भी जो टीचर भर्ती होता है उसके लिए भी जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि जो PCS और IAS का पेपर होता है उससे आसपास से क्वेश्चन या फिर रिपीट भी होते रहता है सेम क्वेश्चन, ठीक है, अदर स्टेट में या फिर उसी स्टेट में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये UPPCS का 2018 का कुछ पार्ट बचा हुआ था उसको कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? तो संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, नीति आयोग। तो नीति आयोग जो है ये संविधानेतर संस्था है, डी आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग तथा अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्थाएं हैं, जबकि नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? तो भाग 2 में है नागरिकता से संबंधित प्रावधान, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है भारतीय संविधान में, ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। भाग 7 को पहली अनुसूची के भाग A, B, C और D राज्यों के मौजूदा अंतर को समाप्त कर दिया गया। 7वें संविधान संशोधन द्वारा निरसित कर दिया गया। भाग 9 में पंचायतों के संबंध में उल्लेख किया गया है। ये भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के ये राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी और गांधीवादी, इन तीनों रूपों में विभाजित किए जाते हैं। डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी और गांधीवादी, डी आंसर होगा, उपयुक्त सभी। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, गांधीवादी तथा उदार बौद्धिकवादी भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, किस किस भागों में? तो समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिकवादी भागों में विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 20 हो सकता है, ठीक है, 20 है, बी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 20 सीटों पर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो 60 दिन तक अगर वो अनुपस्थित रहता है तो उसे अनुपस्थित होने पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है, किसी भी सांसद को, बी आंसर हो जाएगा। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो 60 दिन तक अनुपस्थित रहने पर, बी आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 101(4) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य 60 दिनों की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना
उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उस सांसद को अयोग्य घोषित कर सकेगा, परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में किसी ऐसे अवधि को हिसाब में नहीं लाया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो इनमें से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना, तो ये नहीं, गलत हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही करना, तो ये भी नहीं, गलत हो गया। और एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना, तो ये सही है, सी सही हो गया। एक नई अखिल भारतीय सेवा सृजन हेतु संस्तुति करना, ये राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 312 के तहत देखिए, यदि सी आंसर हो जाएगा। यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के जिनके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा है सृजन के लिए उपबंध अनुच्छेद 312 के तहत कर सकेगी। ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपति को अपदस्थ करने के लिए अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया अपनाई जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही की शुरुआत संसद के किसी भी सदन में आरंभ की जा सकती है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए का उम्मीदवार कौन था? तो 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए का उम्मीदवार सुश्री मीरा कुमार थी, सुश्री मीरा कुमार। वर्ष 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए की उम्मीदवार सुश्री मीरा कुमार तथा एनडीए का उम्मीदवार रामनाथ कोविंद थे। इस चुनाव में मीरा कुमार पराजित हुई और रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति बने थे। और अभी 15वें राष्ट्रपति हैं कौन? तो द्रौपदी मुर्मू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है, डी आंसर हो जाएगा। ये काफी बार रिपीट होता है। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है, डी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन करने के लिए उपबंध कर सकेगी यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है। अतः स्पष्ट है कि विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भी भंग नहीं किया जा सकता और न ही इसे समाप्त किए जाने का प्रावधान संविधान में है। राज्यसभा को न तो भंग किया जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों के संसद संशोधन कर सकती है। ये भारतीय संविधान में भारत के आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है तो अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा कर सकती है, ये आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है, कैसे? तो अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा कर सकती है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 343 के अनुसार
संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कर सकती है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सरकारिया आयोग की संस्तुति किससे? तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सरकारिया आयोग की संस्तुति। डी आंसर हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए वर्ष 1983 ईस्वी में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया आयोग के अध्यक्ष तथा श्री बी शिवरामन और डॉक्टर एस.आर. सेन आयोग के अन्य सदस्य थे। कौन कौन से सदस्य थे? एक तो रंजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष थे और तथा श्री बी शिवरामन और डॉक्टर एस.आर. सेन आयोग के अन्य सदस्य थे। आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के सुधार की दिशा में कुल 247 सिफारिशें दी। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। सरकारिया आयोग के सिफारिश पर ही अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 में है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के अनुसार है। और इसके अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके सिफारिश पर किया गया था? तो सरकारिया आयोग के सिफारिश पर ही किया गया था। ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछा जाता है, रिपीट काफ़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से संबंधित है। ठीक है, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देखते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के न्यायाधीश पी.एन. भगवती थे, परंतु मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ थे। ठीक है, उस समय वाई.वी. चंद्रचूड़ जब भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जनहित याचिका शामिल किया गया था तो उस समय मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस प्रश्न का उत्तर सी माना है, पी.एन. भगवती माना था। लेकिन उस समय कौन थे? जब भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे वाई.वी. चंद्रचूड़ थे, न कि पी.एन. भगवती। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वाई.वी. चंद्रचूड़ थे और न्यायाधीश थे पी.एन. भगवती थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? तो 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना हुई। सन 2006 तक महिला एवं बाल विकास इसी मंत्रालय का एक भाग था। 30 जनवरी 2006 को महिला एवं बाल विकास विभाग को एक पृथक मंत्रालय का रूप दिया गया। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो निम्नांकित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो वो करता है नीति आयोग। अब करता है, योजना आयोग पहले करता था, लेकिन अब उसके स्थान पर नीति आयोग आ गया है। डी आंसर हो जाएगा। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण योजना आयोग करता है। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो आय की विषमता को मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन
लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है आय की विषमता को। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आय की विषमता को लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आयकर से संबंधित है। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे? तो आयकर से संबंधित है प्रत्यक्ष कर कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो हाशिम समिति गठित की गई थी। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो हाशिम समिति गठित की गई थी, डी आंसर हो जाएगा। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए हाशिम समिति का गठन प्रोफेसर आर.एस. हाशिम की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में शहरों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करने के लिए 3 चरण की पहचान प्रक्रिया आवासीय, सामाजिक, पेशाजनक की सिफारिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो बिक्री कर, भू राजस्व कर, स्थानीय मेलों पर कर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्थानीय मेलों पर कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो स्थानीय मेलों पर कर, सी आंसर हो जाएगा। स्थानीय मेलों पर लगने वाला कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है, जबकि भू राजस्व और बिक्री कर राज्य सरकार द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ज के तहत पंचायतों को कर आरोपित करने का अधिकार है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ज के तहत पंचायतों को कर आरोपित करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर का परिणाम है। ठीक है, अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर का, तो डी आंसर हो जाएगा। 1 और 2 ठीक है सही हो जाएगा। 1 और 2 सही, मतलब डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया? तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा विकसित किया गया था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब मानव विकास सूचकांक। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया? तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा, ये आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा सन 1990 में मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया। 2018 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार नॉर्वे प्रथम स्थान पर तथा भारत 130वें स्थान पर। मानव विकास सूचकांक 2019 की रिपोर्ट के अनुसार अब 2025-26 के अनुसार जो होगा HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके अनुसार पूछा जाएगा। नया जो इंडेक्स आया होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो मनरेगा था, लेकिन अब मनरेगा को ख़त्म कर दिया गया है और इसके स्थान पर BVG रामजी करके विकसित भारत गारंटी फॉर ग्रामीण रोजगार करके एक गारंटी स्कीम लाया गया है मनरेगा के स्थान पर। ठीक है, इसमें 125 दिन का रोजगार का गारंटी है। ठीक है, 125 दिन का रोजगार का गारंटी है। ये दिसंबर 2025 में मनरेगा को रिप्लेस कर दिया गया है। VVG रामजी करके एक मतलब कि गारंटी स्कीम लाया गया है और दिसंबर 2025 में लाया गया है। ठीक है, मनरेगा के स्थान पर, इसको ध्यान रखेंगे। मनरेगा में 100 दिन का रोजगार का गारंटी था और इसमें 125 दिन का रोजगार का गारंटी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि है? तो भारत में निम्नलिखित में से 5 वर्षीय योजना में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि है? तो 12वीं योजना का संपोषणीय वृद्धि मुख्य ध्येय था। डी आंसर हो जाएगा। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 का मुख्य ध्येय तीव्रतर, अधिक समावेशी एवं सतत विकास, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ था इसका ध्येय क्या था 12वीं पंचवर्षीय योजना का? तो तीव्रतर, अधिक समावेशी तथा सतत विकास था। डी आंसर हो जाएगा। संपोषणीय वृद्धि तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का था ध्येय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 2015 से 16 के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो 2.2। अब तो NFHS 5 आ गया है ना, तो उसके अनुसार राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 के अनुसार भारत का कुल, ठीक है। अब NFHS 5 जो आया है उसके अनुसार पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 4 जुलाई 2018 से धान का प्रति कुंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य 2018-19 के अनुसार, तो अभी जो खरीफ के वो धान का जो MSP निर्धारित किया गया होगा उसके अनुसार पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है केरल। निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक? तो केरल है। भारत में इलायची व काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये आंसर हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? तो हरियाणा में है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? तो हरियाणा में न्यूनतम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग UNDESA के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशतांश शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? तो 55%। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग UNDESA के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में? तो 55%। अब देखना पड़ेगा अब, क्योंकि ये 2018 का ही क्वेश्चन है, तो अभी 2026-25 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर नीचे है? तो इनमें से हरियाणा है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा इनमें हो जाएगा लिंगानुपात में सबसे नीचे, लेकिन आर्थिक दृष्टि में इनमें से ऊंचा है। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई है? तो गोमती को। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई है? तो गोमती को घोषित की गई है। उत्तर प्रदेश की गोमती नदी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगी? तो बस्ती से नहीं गुजरेगी। अब ये करंट का उस समय का जोड़ करके पूछा गया होगा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जब बना होगा तो। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? महिला साक्षरता दर इनमें सबसे कम पूछ रहा है, तो श्रावस्ती में सबसे कम है।
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता सबसे कम? तो श्रावस्ती में सबसे कम है महिला साक्षरता। देखिए यहाँ पे 2011 के आंकड़ों के अनुसार श्रावस्ती में 34.78% महिला साक्षरता, बलरामपुर में 38.43, बहराइच में 39.18, रामपुर में 44.44। तो सबसे कम इनमें श्रावस्ती में ही है 34.68%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। देखिए ग्रामीण जनसंख्या करोड़ में है तो कितना? तो उत्तर प्रदेश में 15.531 15.531 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण है और बिहार में 9.2341 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश ही सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया है? तो गाजियाबाद को नहीं चुना गया था। लखनऊ है, इलाहाबाद, कानपुर है, लेकिन गाजियाबाद को उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया है? तो गाजियाबाद को नहीं चुना गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया है। स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य से चुने गए विभिन्न शहर सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी आदि हैं। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित किया गया? तो उस समय वाराणसी में 2019 में किया गया था। ठीक है, अभी जहाँ भी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा तो उसका लोकेशन पूछा जा सकता है, तो उसको ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय है तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब नए अनुसार एक डेढ़ साल का करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो वो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब्स जो चैनल है, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहे और आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर करते रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।